नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर मिटके एमडी इन पंचकर्मा महाराष्ट्र के नासिक में रहता हूँ और मेरा जो सेंटर है नासिक में साई संतोष स्पाइन एंड पैरालिसिस क्योर सेंटर नाम से है। आज मैं आपसे जिस केस के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है स्पाइन से रिलेटेड। एक पेशेंट है जिनका नाम है शिव पंचारिया। ये पेशेंट हमारे पास जब आए थे तो इनको इनके हस्बैंड, इनके लड़के और इनके कुछ रिश्तेदार हमारे सेंटर में उठाकर लाए थे। मतलब एक्चुअली ये चल नहीं पा रहे थे, इनको हमारे हॉस्पिटल के लिफ्ट से उनको उठा के लाया था और उठाकर लाने के बाद उनको वहाँ पे रखा था। बाद में जब ये हमारे कंसल्टिंग में चेक करने के लिए लाए गए तो इनको वहाँ से भी उठा के लाया गया और जब देखा तो उन्होंने मुझे बताया कि वो गए कम से कम 1-1.5 साल से ये बीमारी से पीड़ित थे। उनके जो कमर का जो मनका था उसमें स्पाइन जो है वो कॉम्प्रेस हो चुका था, यानी उनकी जो स्पाइन रीढ़ की जो हड्डी रहती है वो हड्डी में जो डिस्क रहती है वो डिस्क सरक जाने की वजह से, जिसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं, वो सरक जाने की वजह से उनका जो स्पाइनल कॉर्ड था वो दब चुका था और वो दबने के कारण उनको कमर के नीचे से कुछ भी सेंसेशन नहीं था। सेंसेशन मतलब उनका पाँव भी हिल नहीं रहा था, कुछ भी नहीं हिल रहा था। जब वो हमारे पास आए तो सब ये इसी कंडीशन में थे। हमने उनको अच्छी तरह से चेक किया, उनका सब सेंसेस चेक किया, उनको एक जो न्यूरोलॉजिकल जो एग्जामिनेशन था वो सब करवाया। वो करवाने के बाद जब हमने उनको बताया कि आपको इसे ऐसी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपको होने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम, आप चल नहीं फिर रहे, ये कुछ भी कर नहीं पा रही है। आज हम ये जो पेशेंट देखने जा रहे हैं, ये पेशेंट में जो प्रॉब्लम हुआ था वो क्या हुआ था मैं आपको अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। ये जो रहती है ये अपनी रीढ़ की हड्डी रहती है। हड्डी कैसे रहती है, मतलब ये सर्वाइकल वर्टिब्रे रहते हैं, ये थोरेसिक वर्टिब्रे रहते हैं, ये लंबर वर्टिब्रे और ये सैक्रम वर्टिब्रे। अभी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है आप ज़रा समझ लीजिए। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि रीढ़ की हड्डी और डिस्क क्या होती है। ये जो रहती है ये एक रीढ़ की हड्डी रहती है, ये हड्डी रहती है और इसमें से ये दोनों के बीच में ये जो डिस्क रहती है इसको डिस्क बोला जाता है या हम गद्दी बोलते हैं। अभी ये डिस्क का काम क्या रहता है, ये हमको शॉक अब्जॉर्बर का इफेक्ट देती है। जैसे हम आगे झुकना चाहते हैं, जैसे आप समझ लीजिए कि अभी ये पीछे की बाजू है और यहाँ पे हम ऐसा आगे झुकना चाहते हैं तो ये झुकने का काम, या हम जो आगे पीछे कूदते हैं या छलांग लगाते हैं तो जब वो उसका जो शॉक एब्जॉर्बर इफेक्ट है वो ये डिस्क देती है। तो इसका मेन काम क्या है कि शॉक एब्जॉर्बर का इफेक्ट रहता है। अभी ये डिस्क में प्रॉब्लम, नॉर्मली जितने भी वर्टिबल कॉलम से रिलेटेड पेशेंट रहते हैं या रीढ़ की हड्डी के पेशेंट रहते हैं वो लंबर और सर्वाइकल ये दोनों में रहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो रहती है ये लंबर वर्टिब्रा और ये सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये दोनों ही वर्टिब्रा में होती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो बीमारी के पेशेंट हमारे पास आते हैं वो रीढ़ की हड्डी में आते हैं, उसमें भी गर्दन के आते हैं और कमर के आते हैं। तो ये दोनों में लगभग अगर 100 पेशेंट आए तो 100 में से कम 80 या 90 पेशेंट ये कमर के और गर्दन के रहते हैं। तो अभी एक्चुअली इनमें होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अभी एक्चुअली देखिए, अभी मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। ये हमारी डिस्क रहती है, ये जो डिस्क रहती है यहाँ पे देखिए, ये जो डिस्क रहती है यहाँ पे देखिए कि ये एक डिस्क रहती, ये डिस्क रहती है, ये रीढ़ की हड्डी रहती है। ये दोनों में जो ये दो मनके जो बोलते हैं हम, जिसको मज्जारज्जू में, ये दोनों मनकों में ये एक गद्दी रहती है, इसको हम डिस्क बोलते हैं। अभी ये नॉर्मल डिस्क है और ये डीजनरेटेड डिस्क है। डीजनरेटेड डिस्क मतलब क्या, जैसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, तो इसमें ये जो डिस्क रहती है ये डिस्क में डीजनरेशन आ जाता है। तो ये क्यों आता है, क्योंकि इसका लुब्रिकेशन खत्म होने के बाद ये डिस्क ये एक दूसरे पे घिस जाती है और घिसने की वजह से ये झीझन हो जाती है। अभी ये अगर आप देखोगे तो ये जो डिस्क है ये डिस्क थोड़ी सी यहाँ पे ऐसी पीछे सरक गई है, तो इसको बोलते हैं बल्जिंग डिस्क। और इसके आगे की जो कंडीशन है ये कंडीशन को बोलते हैं हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क मतलब क्या कि इसका जो बल्ज है वो बहुत ज़्यादा तरीके से हो जाता है और ये डिस्क पूरी तरह से अंदर पीछे की बाजू में झुक जाती है या पीछे की बाजू में खिसक जाती है। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ से जो नर्व रूट निकलते हैं वो नर्व रूट कॉम्प्रेस हो जाते हैं और ये कॉम्प्रेस होने की वजह से पेशेंट को बहुत सारे पेन्स होता है, उसका सेंसेशन भी लॉस हो जाता है। और इसी तरह से देखिए ये नीचे की जो डिस्क है ये पूरी तरह से डीजनरेट हुई है और यहाँ पे ये ऑस्टियोफाइट्स तैयार हो चुके हैं। अभी होता क्या है कि ये डिस्क जो रहती है, जो मैंने आपको ये वाली डिस्क बताई या ये डिस्क बताई, ये कैसी होती है आप ज़रा देख लीजिए।
ये डिस्क में देखिए, ये एक ऊपर एक वर्टिब्रा रहता है, नीचे एक वर्टिब्रा रहता है। इसमें एक जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर एक हार्ड जो स्ट्रक्चर रहता है उसको हम एनुलस बोलते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि ये जो डिस्क है, ये आपको जिस तरीके से बताइए इसी तरह से शॉक एब्जॉर्बर इफेक्ट अपने को देती है। अभी प्रॉब्लम कैसे होता है कि जब इसका डिजनरेशन हो जाता है तो ये बहुत हार्ड हो जाता है और ये घिस घिस कर ये न्यूक्लियस बाद में बाहर आ जाता है उसका टीयर होने की वजह से। तो ये हो गया डिस्क के बारे में। अभी होता क्या है कि जब ये डिस्क, अभी देखिए यहाँ पे देखिए, ये हमारे कमर के जो वर्टिब्रे है, कमर के वर्टिब्रे में देखिए ये L3, L4, L4, L5 और L5, S1। अभी यहाँ पे देखिए कि ये L4 और L5 जो वर्टिब्रे है, इनके बीच में जो गद्दी है ये अपनी जगह पे है। लेकिन अगर आप देखोगे कि यहाँ पे L5, S1 जो डिस्क वर्टिब्रे है, इनके बीच की जो गद्दी है, ये गद्दी यहाँ पे इस तरीके से ऐसे सरक गई है जिसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं हम डिस्क हर्निएशन या डिस्क प्रोट्रूजन। होता क्या है कि जब ये पीछे सरक जाती है तो यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड जाता है, जो नीचे काउडा इक्विना करके हो जाता है, तो ये जो है ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे कॉम्प्रेस हो जाता है। जब ये यहाँ पे कॉम्प्रेस हो जाता है तो ये कॉम्प्रेस होने की वजह से यहाँ से नीचे जो नर्व रूट जाते हैं, नर्व रूट कौन से जाते हैं, ये देखिए, ये जो नर्व रूट रहते हैं ये यहाँ से जो निकलते हैं ये नीचे पाँव में जाते हैं। तो आप देखोगे कि कोई भी साइटिका का पेशेंट रहता है या लंबर स्पॉन्डिलोसिस का जो पेशेंट आता है तो उसका जो पेन होता है वो पेन कमर से होकर स्टार्ट होकर ये नीचे पीछे के बाजू से होकर यहाँ तक नीचे तक आता है। तो इस जगह पे उसको बहुत सारा ऐसा बर्निंग सेंसेशन रहता है, पेन रहता है, उसके बाद टिंगलिंग नमनेस रहता है, और ये सब होने की वजह से वो आगे चल भी नहीं पाता। इसी तरीके से जो मैंने आपको पेशेंट के बारे में हम बोल रहे हैं, वो पेशेंट हमारे यहाँ पे जब आए थे तो उनका इसी तरीके से जो लंबार वर्टिब्रे थे, वो लंबार वर्टिब्रे में उनका कॉम्प्रेशन हुआ था, और वो कॉम्प्रेशन होने की वजह से वो कॉम्प्रेशन इतना ज़्यादा था कि वो वहाँ पे कैनल स्टेनोसिस हुआ था, और वो कैनल स्टेनोसिस होने के कारण वो कमर के नीचे से चल नहीं पा रहे थे। तो ये जो चीज़ थी ये हमने उनको समझाई कि एग्जैक्टली उनको क्या हुआ है। ये समझाने के बाद फिर हमने उनको आगे हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे ये उनको हमने समझाया था। तो इसके लिए वो जिनके रेफरेंस से आए थे उन्होंने उनको बोला था कि आप वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाओ, आपको फ़ायदा होगा। और एक पॉजिटिव बात ये थी कि वो जो मिसेस पंचारिया पेशेंट थे वो बहुत ही पॉजिटिव थे। वो जब यहाँ पे आए थे और वो उन्होंने हमारा जो हॉस्पिटल देखा, वहाँ पे जो पेशेंट के रिजल्ट देखे, बाहर जब बैठे थे उन्होंने, वो वेटिंग पे जब बाहर में बैठे तो आजू बाजू के जो पेशेंट थे उनको उन्होंने रिजल्ट के बारे में पूछा, तो इतने पॉजिटिव हुए थे वो कि उन्होंने तुरंत आने के बाद बोला कि सर हम कल से ही आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट पे आना चाहते हैं। तो सेकंड डे से फिर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। हमारा जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल रहता है 10 दिन का रहता है। 10 दिन में हम उनको जो इम्पोर्टेंट सब ट्रीटमेंट है वो पूरे पहले 5 दिन में करवाते हैं। फिर 5 दिन का रिजल्ट देखने के बाद उनको और कौन सी ज़्यादा ट्रीटमेंट करवानी है या नहीं करवानी है ये हम उनको बताते हैं। तो फिर इसी तरीके से हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ट्रीटमेंट में जो हमारे स्पेशलिटी जो प्रैक्टिस है उसमें से जैसे आयुर्वेद के कुछ ट्रीटमेंट जो रहते हैं, जैसे कटी बस्ती रहता है, निरोध बस्ती रहता है, मात्रा बस्ती रहता है, षष्टिक्षालीय पिंडस्वेद रहता है, ये सब ट्रीटमेंट करवाए। एक्यूपंक्चर करवाया उनका। फिर फिजियोथेरेपी में कुछ जो ट्रीटमेंट रहते हैं वो भी हमने वहाँ पे करवाए। फिर अगली बारी जो आई वो उनके बोन सेटिंग के थी, जहाँ पे हम मैनिपुलेशन करवाते हैं। मैनिपुलेशन जो रहता है, मैनिपुलेशन एक ऑस्टियोपैथी जो प्रैक्टिस है, उसमें से जो डिस्क जो सरक जाती है वहाँ पे हम उनको जगह पे लाने के लिए वो मैनिपुलेशन करवाते हैं। ये सब जब उनका हमने करवाया तो डे बाय डे, जैसे उनका फर्स्ट डे से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, फिर सेकंड डे, फिर थर्ड डे, फिर फोर्थ डे, ऐसा करते करते उनका जो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होता गया। और 10 दिन के बाद वो 5वें या 6ठे दिन ही वॉकर खुद लेकर चलने लगी हमारे हॉस्पिटल में। आप देखोगे कि मैं जैसे वो हमारे पास पहले उठा के लाए थे, फिर हमने उनको 5-6 दिन में वॉकर पे चलाया, और फिर जैसे 10 दिन पूरे हुए तो 10 दिन पूरे होने के बाद वो खुद एक उनके बेटे का सहारा लेके चलने लगे। और वो जब चलने लगे तो उसका भी वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि वो किस तरीके से चल रहे थे और उन्होंने चलना कैसे स्टार्ट किया। वो जब वो वॉकर पे पहले जो उठा के लाए थे उसका वीडियो एक्चुअली हमारे पास नहीं है, वो हमारी गलती हो गई। लेकिन जब वो हमारे ट्रीटमेंट लिया उन्होंने 10 दिन का और जो वो चलने लगे तो वो भी आप वीडियो देख लीजिए कि वो किस तरीके से उनका चलना स्टार्ट हुआ। और उसके बाद जब उनका 2 महीने का हमारा ट्रीटमेंट पूरा हुआ, 2 महीने के बाद वो जब फॉलोअप के लिए आए
तो उसका भी वीडियो हमने उनका निकाला है, आप उनको देख लीजिएगा कि जैसे एक उठा के लाया हुआ पेशेंट आज हमारी ट्रीटमेंट से अच्छी तरह से चल रहा है, या आप आगे के वीडियो में देख लीजिएगा। या चालत जा चालत परत तिकडे या ओके। तो ये था पेशेंट जो आपने अभी देखा। ये जो मिसेस पंचारिया थी, ये इनको उठा कर लाए थे हम हमारे हॉस्पिटल में, जो चल नहीं पा रहे थे। इनको आपने देखा कि वो कैसे अपने खुद के बलबूते पे अभी खुद के पाँव पे चल रही है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास कुछ पेशेंट हो गए कि जो चल नहीं पा रहे, या उनको चलने में दिक्कत है, या उनको कमर के मनके में कुछ बीमारियां है, या वो कुछ प्रॉब्लम है, तो इसी तरीके से अगर पेशेंट आपके पास हो तो आप हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप उनके रिपोर्ट्स भेजिए, हम आपको जल्दी कॉन्टैक्ट करेंगे या आपको रिप्लाई दे देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिए। मैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर मिटके आपको मिलूँगा फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, शुभ रात्रि।